हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं। उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपकी जो पांचों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन पांचों यूनिट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, पांचों यूनिट की वीडियो चैनल पर अपलोड मिलेंगी धीरे धीरे करके आपको, जिसके अंदर मैं आपको जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आपको चैनल पर ही सारी वीडियोस अपलोड मिलती रहेंगी। जिन वीडियोस नोट्स में से मैं ये आपको कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपका जो भी एग्जाम का सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर करवाया है। साथ में आपको उनके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के कवर करवाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 5 के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी मिलेगा वो आपको मैं यही चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसकी वीडियो आज हमें स्टार्ट करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं जो जो हमें कवर करने हैं इस यूनिट के अंदर। पहला है प्रोडक्शन फंक्शन, टीपी, एपी एंड एमपी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसोक्वेंट प्रॉपर्टी, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन पाथ एंड रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इतनी चीजें कवर करनी है हमें इस यूनिट के अंदर। अब पहला है प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन इज इन इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है कि एक फर्म जो है वो कितने इनपुट ले रही है और कितना आउटपुट दे रही है, उस फंक्शन को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इट शोज हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। अलग अलग इनपुट के कॉम्बिनेशंस का यूज करके हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज आपकी इसी के अंदर आती है। अब इनपुट में आपकी किस किस चीज की बात होती है? लेबर की, कैपिटल की, लैंड की एंड रॉ मटेरियल की। कितना इनपुट लेकर हम आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, इस चीज की रिलेशनशिप को किसकी मदद से? प्रोडक्शन फंक्शन की मदद से शो करा जाता है। अब देखिए, जो आपका ग्राफ होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, कुछ इस तरीके से होता है। वाई एक्सिस पर आपका आउटपुट आता है, एक्स एक्सिस पर आपकी लेबर आती है। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जिसे हम Q इज इक्वल टू एफ एल कॉमा सी से डिनोट करते हैं। मतलब Q मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन किसका? लेबर एंड कैपिटल का। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के? पहला आता है इनपुट, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इनपुट में पहला आता है लेबर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉय। के एम्प्लॉय में एल से डिनोट करते हैं लेबर को, कि एम्प्लॉय ने कितना काम करा है। कैपिटल के से डिनोट करते हैं फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स एटसेट्रा आ जाते हैं। फिर आता है लैंड, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, द इनिशिएटिव एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर की जो इनिशिएटिव और रिस्क लेने की एबिलिटी होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट आता है आउटपुट, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। एक फर्म ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है, वो आ जाता है आपके आउटपुट में। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं और यूज क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के? फर्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो डिटरमाइन हाउ मच एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट की एक यूनिट को बढ़ा के हम कितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट है रिटर्न टू स्केल। तो डिस्क्राइब हाउ आउटपुट चेंज विद प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट। इनपुट में चेंज आने की वजह से आउटपुट में क्या चेंज आता है उसे डिस्क्राइब करता है ये। Isoquant curve showing combination of input that yield the same level of output। ये कर्व ये बताता है इनपुट का वो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो रिफ्लेक्ट एफिशिएंसी गेन और लॉस एज आउटपुट इंक्रीज। आउटपुट बढ़ने से हमारी एफिशिएंसी में गेन होगा या लॉस होगा, ये चीज भी ये हमें हमारी जानने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोडक्शन फंक्शन की? पहला आता है ऑप्टिमाइजेशन, तो डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। इनपुट का एक एफिशिएंट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये जानने में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मिंग डिसीजन और रिसोर्स एलोकेशन, कैपेसिटी प्लानिंग एंड प्राइसिंग। रिसोर्स एलोकेशन, कैपेसिटी प्लानिंग और प्राइसिंग में क्या डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। उन फैक्टर्स को समझने में मदद करता है जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आता है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, टीपी, एपी एंड एमपी स्टैंड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन। टीपी क्या होता है आपका? टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन जनरेटेड बाय अ फर्म फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट में एक फर्म ने कितना आउटपुट का प्रोडक्शन करा है, आउटपुट दिया है या फिर प्रोडक्शन करा है, वो कहलाता है आपका टोटल प्रोडक्ट। Mathematically, if we denote total product, it can be expressed as total product as a function of capital and labor, where K represent capital input and L represent labor input। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। एक यूनिट ऑफ इनपुट से कितना आउटपुट बनता है वो कहलाता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। इट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड। इसे हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्ट को हम इनपुट यूज्ड की क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिकली AP इज इक्वल टू TP अपॉन L, वेयर L इज क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज्ड। फॉर्मूला क्या बन जाता है? AP इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में L। AP help firm understand the productivity of each unit of input. When AP is increasing, it indicate increasing productivity per unit। क्या बोला है? AP जो होती है वो फर्म को ये समझने में मदद करती है कि एक यूनिट ऑफ इनपुट से क्या प्रोडक्टिविटी है, और अगर AP बढ़ रही है तो ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट बढ़ रही है, और AP कम हो रही है तो ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट कम हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट MP क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के अगर हम इनपुट की एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो आउटपुट की क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम इसे कैसे दिखाते हैं? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन इनपुट, वेयर TP दिस इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन लेबर इनपुट। MP is crucial because it helps firm determine the optimum level of input use। MP किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये फर्म को ये जानने में मदद करता है कि आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होने वाला, इनपुट क्या होने वाला है। As long MP is positive greater than AP, increasing the output will increase total output and potentially profit। MP जब तक पॉजिटिव है और AP से ज्यादा है तो क्या होता है? आपका आउटपुट बढ़ेगा, जिससे आपका टोटल आउटपुट बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आपका ग्राफ जो होता है TP, MP और AP का कुछ इस तरीके का होता है। Y एक्सिस पर आपका टोटल प्रोडक्ट आता है, X एक्सिस पर आपका लेबर आता है। एक मिनट, Y एक्सिस पर आपका ये टोटल प्रोडक्ट नहीं, इस पर कैपिटल आता है, यहाँ पर लेबर आता है। ये जो ग्राफ गया ये आपका टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का MP का। ठीक है, इसमें 3 स्टेज होती हैं टोटल प्रोडक्ट में, इंक्रीजिंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, ये था आपका TP, MP और AP का कंसेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is a fundamental concept in economics that describe the relationship between quantity of input used in production and resulting output। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहते हैं, ये क्या बताता है कि इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाने से आउटपुट की क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, वो चीज ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ वन यूनिट in one input factor is increased while keeping other factor fixed,
देयर विल बी पॉइंट बियॉन्ड विच रिजल्टिंग इंक्रीज इन इनपुट विल डिमिनाइज और डिक्रीज। क्या बोला है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर हम एक इनपुट फैक्टर को बढ़ाएंगे, बाकी सबको फिक्स्ड रख देंगे, तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद जो हमारा रिजल्टिंग आउटपुट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर इसमें कांस्टेंट हो जाते हैं। ये आपको ग्राफ बताया गया है, ये आपका आउटपुट का एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपके वेरिएबल फैक्टर्स है। देखिए जो आपका टोटल प्रोडक्ट है ये इस तरीके से इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। एक लेवल तक जब हमने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया तो ये बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। आपका एमपी का ग्राफ ये है और एपी का ग्राफ ये वाला है, ठीक है, जो पीछे वाला दूसरा वाला है। 3 स्टेज होती हैं आपकी इसमें, वही है। अब इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट इन प्रोडक्शन देयर आर टिपिकली 2 टाइप्स ऑफ इनपुट। प्रोडक्शन के अंदर 2 तरीके के इनपुट होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड इनपुट क्या होते हैं? फिक्स्ड आर दोज दैट कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड इन शॉर्ट रन। ऐसे इनपुट जिसे हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते जल्दी, वो कहलाते हैं आपके फिक्स्ड इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या होते हैं? आर दोज दैट कैन बी एडजस्टेड इन शॉर्ट रन। ऐसे इनपुट जो शॉर्ट रन में एडजस्ट किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल इनपुट। assumption क्या होती है? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज्यूम दैट एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड व्हाइल अदर कैन वेरी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कम से कम एक इनपुट फिक्स्ड होना चाहिए अगर दूसरा बाकी सारे आपके वेरिएबल हैं तो। इट ऑल्सो एज्यूम दैट टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। ये भी एज्यूम करता है कि इस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी और बाकी फैक्टर जो प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। अब मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। तो द टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, ये बता ही चुका हूं मैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। कि टोटल गिवन आउट इनपुट में आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसका जो टोटल होता है वो आता है आपका टोटल प्रोडक्ट में। और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या आता है? एक यूनिट ऑफ इनपुट बढ़ाने से आपके टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया वो कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अब जो ये हमने ग्राफ देखे इसमें स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस बताई थी। पहला आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, स्टेज 1। इनिशियली एज मोर वेरिएबल इनपुट इज एडेड टू फिक्स्ड इनपुट द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज। जितना हम क्या करते हैं फिक्स्ड यूनिट को बढ़ा के अंदर वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाते हैं, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न कहते हैं। वेयर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट कंट्रीब्यूट मोर टू टोटल आउटपुट देन द प्रीवियस यूनिट। जिसके अंदर इनपुट की हम हर जो एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं वो हर आउटपुट को पिछली यूनिट से ज्यादा आउटपुट बनाकर देती है इसके अंदर। सेकेंड स्टेज आती है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इवेंचुअली एडिंग मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल लीड्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। In this stage, the marginal product start to decline, indicating the efficiency of the input is decreasing relative to fixed input. इसमें क्या होता है? सेकेंड स्टेज में हम फिक्स्ड इनपुट के अंदर वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है? अब हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आ रहा है। मतलब जो हमारी पहले वाली यूनिट थी वो ज्यादा आउटपुट दे रही थी, अब जो हम नेक्स्ट यूनिट इनपुट की ऐड कर रहे हैं उससे हमें कम आउटपुट मिल रहा है। वो कहलाता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। टोटल आउटपुट कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जो हमारा टोटल आउटपुट है वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से अब बढ़ रहा है। थर्ड स्टेज आती है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इफ एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट एडेड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट द आउटपुट में स्टार्ट डिक्रीज। इसमें क्या होता है? अगर हम वेरिएबल इनपुट की एडिशनल यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है? आपका टोटल आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न वेयर ईच एडिशनल यूनिट इनपुट डिक्रीज आउटपुट। ये कहलाती है आपकी नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। इसके अंदर आपकी जो इनपुट की एडिशनल यूनिट है वो क्या करती है? आउटपुट को डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये हो गया आपका किस चीज का? ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोक्वेंट का। आइसोक्वेंट आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन प्रोडक्शन थ्योरी टू डिपिक्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट कैन प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है? ये हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है इनपुट के जिससे हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक एक्सिस पर लेबर इनपुट आ गया, एक एक्सिस पर कैपिटल इनपुट आ गया, ये आपका ग्राफ बन गया। अब जो ये अलग अलग पॉइंट आएंगे जितने भी इस ग्राफ पर, ये वो कॉम्बिनेशन होगा लेबर और कैपिटल का जिस पर आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आइसोकोएंट कर्व की? पहला होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आइसोकोएंट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, indicating that more of one input is used, less of another input is needed to produce the same level of output। जो ये आइसोकोएंट कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप हो रहा होता है, जो कि क्या बताता है कि एक इनपुट को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरा इनपुट कम होगा जिससे हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। दिस रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन इनपुट। ये क्या कहलाता है इफेक्ट आपका? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बिटवीन इनपुट, मतलब एक इनपुट को अगर हमें बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, तो आइसोकोएंट आर टिपिकली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दिस कर्वेचर इंडिकेट दैट इनपुट आर नॉट perfect substitute for each other, rather they are diminishing marginal return to each input। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है मतलब ये ओरिजिन की तरफ अंदर झुका हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इनपुट है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होंगे तो आपकी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग सीधी लाइन हो जाएगी। ये कर्व्ड होती है मतलब ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, एक दूसरे का डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की तरह एक तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है जो आइसोकोएंट कर्व होते हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, मतलब आइसोकोएंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट डू नॉट इंटरसेक्ट। ईच आइसोकोएंट रिफ्लेक्ट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट एंड हायर आइसोकोएंट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोला है? जो आइसोकोएंट कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर लेवल पर हर कर्व का मतलब यही होता है एक अलग लेवल ऑफ आउटपुट, और जितना हायर आइसोकोएंट कर्व होगा उतना ही ज्यादा आपका हायर लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट है डेंसिटी, तो आइसोकोएंट दैट आर क्लोजर टू ओरिजिन रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट व्हाइल फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। वही बोला है आइसोकोएंट अगर जितना ओरिजिन के पास होगा उतना लोअर लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, और जितना ओरिजिन से दूर होगा उतना हायर लेवल ऑफ आउटपुट आपका आइसोकोएंट का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इनपुट इज डिटरमाइंड वेयर आइसोकोएंट इज टेंजेंट टू आइसोकॉस्ट लाइन। These point indicate the most cost effective way to produce a given level of output considering the price of input। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट जहां पर जो आपका आइसोकोंट होता है वो आइसोकॉस्ट लाइन के साथ टेंजेंट होता है। जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट होगा वो उस लेवल पर आपका जो आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एक्सपेंशन पैथ क्या होता है। तो द एक्सपेंशन पैथ शोज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चूजन बाय अ फर्म एज इट एक्सपेंड आउटपुट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। इनपुट के कॉम्बिनेशन का वो लेवल जो फर्म ने चूज करा है जिसकी वजह से उसका आउटपुट एक्सपेंड हो जाता है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इट इज ड्राइव्ड बाय कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन सक्सीसिव आइसोकोएंट एंड आइसोकॉस्ट लाइन। ये किससे ड्राइव होता है? जो सक्सीसिव आइसोकोएंट होता है और जो आइसोकोएंट कॉस्ट लाइन होती है वो जहां पर एक दूसरे से टेंजेंट होते हैं उससे सक्सीडिंग पॉइंट होता है वो आपका एक्सपेंशन पाथ कहलाता है। द स्लोप ऑफ एक्सपेंशन पैथ रिफ्लेक्ट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। जो एक्सपेंशन पैथ का स्लोप होता है वो आपका MRTS कहलाता है, विच मेजर द रेट एट विच वन इनपुट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर व्हाइल कीपिंग आउटपुट कांस्टेंट। ये क्या जो MRTS क्या होता है वो क्या मेजर करता है? वो रेट जिससे इनपुट को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरे के साथ जो बट आपका जो आउटपुट निकल कर आए वो सेम आए, वो कहलाता है आपका MRTS। नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिटर्न टू स्केल का। तो रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू हाउ आउटपुट चेंज व्हेन ऑल इनपुट आर इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनली। अगर हम इनपुट को प्रोपोर्शनली बढ़ा दे तो आउटपुट में क्या चेंज आता है वो कहलाता है आपका रिटर्न टू स्केल। द कंसेप्ट इज रिलेटेड टू आइसोकोंट। ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा आइसोकोंट से मिलता है। किस तरीके से मिलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो इफ आउटपुट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन ऑल इनपुट the isoconts are relatively close to each other and downward sloping but not too steep।
क्या बोला है, अगर आपका आउटपुट बढ़ जाता है ज्यादा प्रोपोर्शन में जितना आपने इनपुट बढ़ाया हो, तो इससे क्या होता है, आपका जो आइसोकॉन्ट होगा वो एक दूसरे के पास में होंगे बहुत ज्यादा, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, बट पूरी तरीके से स्टीप नहीं होंगे। फिर है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है, तो इफ आउटपुट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन ऑल इनपुट, अगर आपका जो आउटपुट है वो उतना ही बढ़ता है जितना आपका इनपुट आपने जितने प्रोपोर्शन में बढ़ाया हो, तो वो कहलाता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है आपका, ऐसे ही बता देता हूँ मैं, कि अगर आपने इनपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ाया बट उतने प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट नहीं बढ़ता है, वो कहलाता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक प्रोडक्शन का सारा कंसेप्ट ओवर। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका कॉस्ट का। सबसे पहले कौन कौन से टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आती है पहले। फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेंस दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। प्रोडक्शन या सेल्स की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल कभी भी चेंज नहीं होता है। दे रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट, और ना ही आउटपुट की वजह से इसका लेवल चेंज होता है। एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, रेंट, सैलरीज, स्टाफ, इंश्योरेंस, प्रीमियम, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंस दैट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। प्रोडक्शन और सेल्स में बढ़ने की वजह से डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो चेंज हो जाती है उसी प्रोपोर्शन में, वो कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एज आउटपुट इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, एज आउटपुट डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। अगर आपका आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आउटपुट कम होगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यूटिलिटीज, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का जो सम होता है वो आपका टोटल कॉस्ट कहलाता है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, जब आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस से या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे जब आप नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाती है। ये आपको नाम से ही क्लियर होगा, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे एक बार, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसे आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपको कितनी एडिशनल कॉस्ट लगती है, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया आउटपुट में चेंज आने की वजह से, तो टोटल कॉस्ट में चेंज जो आया उसे आउटपुट में जो चेंज आया उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर टेंजिबल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पेड टू आउटसाइडर। ऐसी कॉस्ट जो आप आउटसाइडर को कैश में पे करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं, वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, रिसोर्सेज को जो फर्म के खुद के रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करने की वजह से जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है, वो कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो आपने इनकर कर ली है अब वो उसे आप रिकवर नहीं कर सकते, वापस नहीं पा सकते, वो कहलाती है संक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को मिलाकर बन जाती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट रन कर्व्स। तो इन शॉर्ट रन सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड व्हाइल अदर आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होता है आपका, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। टिपिकली कैपिटल इज कंसीडर्ड फिक्स्ड फैक्टर, जो कि कैपिटल होती है आपकी उसे हम फिक्स्ड फैक्टर कंसीडर करते हैं क्योंकि उसे हम इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते, जबकि जो लेबर और रॉ मटेरियल होता है उसे हम वेरिएबल फैक्टर कंसीडर करते हैं। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है आपकी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट दैट डू नॉट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट में चेंज आने की वजह से आपकी जो कॉस्ट चेंज नहीं होती है वो कहलाती है आपकी फिक्स्ड इनपुट की फिक्स्ड कॉस्ट। इट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कुछ भी हो ये चेंज नहीं होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल भी लिख देते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आपके जो वेरिएबल इनपुट है उनकी जो कॉस्ट होती है एट विद लेवल ऑफ आउटपुट, वो कहलाती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट।
एज अगर आपका आउटपुट बढ़ता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और अगर आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसे हम डिनोट करते हैं टीवीसी से, और टीवीसी हमारी वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है आपकी? टोटल कॉस्ट में आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आ जाती है, जिसे हम डिनोट किससे कर देते हैं? एफसी प्लस वीसी से भी डिनोट कर देते हैं। सारी ये कॉस्ट वही है जो मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे आप नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दें, आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दे आप, तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। मार्जिनल कॉस्ट भी हम कर चुके हैं कि एडिशनल कॉस्ट, आपको एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितनी एडिशनल इनपुट की कॉस्ट लगती है, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, ये था आपका शॉर्ट रन कर्व्स के बारे में। ये आपका शॉर्ट रन का ग्राफ होता है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर आउटपुट। ये सारे आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का होता है कर्व, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, ये कहलाता है आपका शॉर्ट रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन क्या होता है? इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन के अंदर सारे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। फर्म उन्हें अपने अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। साइज ऑफ देयर फैक्ट्री चेंज हो रहा है, उसकी वजह से न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्हें एडजस्ट कर सकती है। यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या, ये आपको कर्व दे रखा है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट, एक्स पर आउटपुट। ये आपके सारे शॉर्ट रन वाले हैं। वो पॉइंट जहाँ पर आपके सारे शॉर्ट रन कॉस्ट को कर्व जो होते हैं उन्हें टेंजेंट करके एक लाइन बनाई जाए, वो कहलाती है आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शोज द मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। हर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट लगती है वो कहलाता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कर्व। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से हम इसे डिराइव करते हैं। सारे जो टेंजेंट पॉइंट है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के, उन्हें जब हम मिला देते हैं तो वो आपका एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ क्या होता है ये हम पढ़ ही चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ रखा है, हमने पिछले सेमेस्टर्स में हमने कवर करा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसका सिर्फ ऊपर ऊपर से मेन मेन पॉइंट समझा दूंगा। इसे पूरा रीड आप लोग खुद कर ही लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? रेफर्स टू द कॉस्ट एडवांटेज दैट एन एंटरप्राइज ऑब्टेन ड्यू टू एक्सपेंशन इन साइज, आउटपुट और स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अपने साइज बढ़ाने की वजह से, अपने आउटपुट बढ़ाने की वजह से और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो एक एंटरप्राइजेस को एडवांटेज मिलता है, उसकी जो कॉस्ट कम हो जाती है, उस चीज को कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एज फर्म इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इट ऑफन एक्सपीरियंस। जब एक कंपनी अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं? पहला आता है टेक्निकल इकोनॉमीज। इसमें क्या आता है? इंडिविजिबिलिटी आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, लेबर में डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, और टेक्नोलॉजी का भी एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, मैनेजरल इकोनॉमी क्या मिलती है? मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन आ जाता है, बेटर प्लानिंग होने लगती है। फाइनेंशियल इकोनॉमी क्या मिलती है? कैपिटल की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। मार्केटिंग इकोनॉमीज में क्या मिलता है? बल्क बाइंग होती है और एडवर्टाइजिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है जब एक फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से आपका जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो जाता है उसे कहा जाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये किस वजह से होता है? कोऑर्डिनेशन इशू की वजह से होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, इसकी वजह से डिस इकोनॉमीज आ जाती है। कंट्रोल खत्म हो जाता है एक तरीके से लेवल बढ़ने की वजह से, इसलिए डिसइकोनॉमीज आ जाती है। ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो जाती है, ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाती है, फोकस कम हो पाता है, और जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है? आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था आपका इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है।
होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।